गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल काजेस। जो इंडस्ट्रियल सीकनेस है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल काजेस अभी हम देखेंगे। द फैक्टर्स लीडिंग टू द सीकनेस कैन बी ड्यू टू द रीजन ऑफ फाइनेंस, टेक्निकल इश्यूज, मिसमैनेजमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर और नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर सच एज फायर और अर्थक्वेक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच फैक्टर्स। इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट की सीकनेस बढ़ती जा रही है उसके जो रीजंस है वो है फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक होते जाते हैं। टेक्निकल इश्यूज़, मशीन्स का कोई प्रॉब्लम रहा या टेक्निकल इश्यूज़ रहे वो, या मिसमैनेजमेंट, वो जो आपकी वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली काम नहीं करती हो, उसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक होते जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो प्रॉपरली अवेलेबल ना होना या जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल कराना हो उतना ना अवेलेबल होना। पावर, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री हमारी स्टैब्लिश है वहाँ पे पावर सप्लाई प्रॉपरली ना होना। और नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि डिज़ास्टर सच एज, जैसे कि फायर, आग लग जाना, अर्थक्वेक या कॉम्बिनेशन ऑफ सच फैक्टर्स। इन सब फैक्टर्स की वजह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक बनते जाते हैं। अ नंबर ऑफ द मेजर्स हैव बीन टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस। बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है सीकनेस की उसको कम किया जाए। जैसे कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सीकनेस एंड द इंसिपिएंट एज स्टेज हैज़ बीन एम्फासाइज्ड बाय द आरबीआई। जो आरबीआई है उसके द्वारा जो सीकनेस है उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में लाया गया। आरबीआई के द्वारा जोर लगाया गया कि ये जो प्रॉब्लम है सीकनेस की उसका डिटेक्शन कैसे किया जाए। द पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस हैज़ बीन लेड डाउन इन द गाइडलाइंस इशूड ऑन अक्टूबर 1981। इसका मतलब जो पॉलिसी फ्रेम की गई है, जो डिसाइड की गई है पॉलिसी की, इस पॉलिसी को आपको फॉलो करने हैं ताकि इंडस्ट्रियल सीकनेस की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना है, वो हम एज अ गाइडलाइन इन अक्टूबर 1981 की जो गाइडलाइंस है वहाँ पे इशू की जाएंगी, शो की जाएंगी, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको गाइडेंस मिले। ये गाइडलाइंस को देखेंगे, इन पॉलिसीज़ को देख के ही इंडस्ट्रियल सीकनेस के खिलाफ कुछ प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ है वो ये गाइडलाइन देख के ही, इसके गाइडेंस से ही वो कुछ प्रॉपर एक्शन ले पाएंगी। देन द साइलेंट फीचर्स ऑफ दीज गाइडलाइंस आर द फॉलोइंग। इसके कुछ फीचर्स है, गाइडलाइंस है जो आरबीआई के द्वारा शो की गई है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, the administrative ministries in the government will have a specific responsibility for prevention and remedial action in relation to the sickness in industrial sectors within their respective charges। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ रहती है गवर्नमेंट की, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो इंडस्ट्रियल यूनिट सिक बनते जा रहे हैं उन पर रोक लगाइए या तो कुछ ऐसा एक्शन लीजिए ताकि जो सिकनेस है उसका जो प्रपोर्शन है वो कम होता जाए। उसके लिए वो कुछ रिस्पेक्टिव चार्जेस भी लेते हैं। They will have a central role in the monitoring sickness and coordinating action for revival and rehabilitation of sick units। मतलब वे सेंट्रल रोल प्ले करते हैं सिकनेस को मॉनिटर करने में और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शन को ताकि जो सिक यूनिट्स है वो रिहेबिलिटाइज हो सके, रीस्टैब्लिश हो सके। इन सुटेबल केसेस दे विल ऑल्सो स्टैब्लिश ए स्टैंडिंग कमिटी। वो स्टैंडिंग कमिटी को भी स्टैब्लिश करते हैं फॉर मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वेयर द सीकनेस इज वाइड स्प्रेड। उन केसेस में जहाँ पे सीकनेस बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गई है या बढ़ती जा रही है वहाँ पे स्टैंडिंग कमिटी को स्टैब्लिश किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग सिस्टम सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट इंसिपिएंट सीकनेस। वहाँ पे जो मॉनिटर सिस्टम है जिसके द्वारा इंडस्ट्रियल सीकनेस को डिटेक्ट किया जाएगा उसको स्ट्रेंथन करना ताकि यह पॉसिबल हो सके कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो हमारा, जो हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं वो सीकनेस को प्रिवेंट करने में काम में आए। दे विल ऑब्टेन periodical returns from the assisted units and from the directors nominated by them on the board of such units। इसका मतलब ये है कि वे periodical returns ऑब्टेन करते हैं सिक यूनिट्स के, किन से,
उनके डायरेक्टर से जो कि नॉमिनेट किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, उनसे वो प्रोडिकल रिटर्न्स को कलेक्ट करेंगे। देन दीज विल बी एनालाइज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो IDBI है उसके द्वारा ये एनालाइज किया जाएगा प्रोडिकल रिटर्न। फिर जो इसका रिजल्ट निकलेगा, द रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस कन्वेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड एंड द गवर्नमेंट। इसका जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को कन्वे किया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बैंक विल इनिशिएट नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस फॉर सिक और इंसिपिएंट सिक यूनिट बेस्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक स्टडी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे, किसके बेस पे? डायग्नोस्टिक स्टडी के बेस पे। इन द केस ऑफ ग्रोइंग सीकनेस, जहाँ पे सीकनेस बढ़ती जा रही है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो कंसीडर टेकिंग ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ रीस्टोरिंग अ यूनिट टू हेल्थ। जो यूनिट्स को रिस्टोर फिर से किया जा सकता है, जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंट है, वहाँ की जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट को सौंपेंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ की जिम्मेदारी मैनेजमेंट को सौंपेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल हैव टू इशू सुटेबल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सुटेबल गाइडलाइंस बनाएंगी मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो फॉलो करके करेक्टिव एक्शंस ले सके। देन है, where the banks and the financial institutions are unable to prevent sickness, हमारा कौन सा, where they are confident of restoring a unit to health, the Ministry of Finance will have to issue the suitable guidelines for the management. Then fourth point है, where the banks and financial institutions are unable to prevent sickness or ensure revival of sick unit, they will deal with their outstanding dues to the unit in accordance with the normal banking procedures। मतलब जहाँ पे जो sickness के units है, जो फाइनेंशियल और बैंक्स जो है उनको ये लगा कि वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल है, डील करना मुश्किल है, उनको रीस्टैब्लिश करना मुश्किल है, तो वहाँ पे उन यूनिट्स के जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है पहले वो पे करेंगी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग प्रोसीजर्स। देन बिफोर डूइंग सो दे विल रिपोर्ट द मैटर टू द गवर्नमेंट विच विल डिसाइड वेदर द यूनिट शुड बी नेशनलाइज्ड और वेदर एनी अदर अल्टरनेटिव। ये करने के पहले दे विल रिपोर्ट द मैटर, पहले सारा मैटर है वो गवर्नमेंट को बताया जाएगा। देन गवर्नमेंट ये डिसाइड करेंगी कि वो नेशनलाइज है यूनिट कि नहीं है। देन इंक्लूडिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैन रिवाइव द अंडरटेकिंग। जो मैनेजमेंट है वो वर्कर को भी पार्टिसिपेट कराती है, मतलब वर्कर का भी उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, ताकि जो ये सिक यूनिट है उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। देन हमारा पॉइंट है फिफ्थ, वेयर इट इज़ ए डिसाइडेड टू नेशनलाइज द अंडरटेकिंग। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि वो नेशनलाइज है, देन इट्स मैनेजमेंट में बी टेकन ओवर अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। देन उसका जो प्रोविजन है, उसका जो रूल है, उसके जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के हिसाब से बनाए जाएंगे 6 महीने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ताकि जो गवर्नमेंट है वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके। देन है हमारा 6th पॉइंट, लास्ट फाइनल स्टेज, गाइडलाइन। Finally, the industrial undertakings presently being managed under the provision of the industries. Finally, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है वो कैसे चलाई जाएंगी? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 51 के तहत जो प्रोविज़न बनाया गया है उसके हिसाब से उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। विल ऑल्सो बी डील विद इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल। जो अबव प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको चलाना पड़ेगा। मतलब ये जो सारे रूल्स इसमें मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को चलाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ये थे हमारे 6 गाइडलाइंस। सो स्टूडेंट्स, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।